नया नया कपल है, शादी हुई है और हस्बैंड जो है वो जब चाय पीते हैं तो वो सुर 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 करके पी रहे हैं और जो वाइफ है उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। एंड अगर तो दोनों में फ्रैंकनेस है तो वो टोकेगी, वो बोलेगी मत करें, मुझे नहीं पसंद है। अगर बंदा अगर नहीं कर रहा और बीवी मतलब इस तरह से चुस्कियाँ लेके चाय पी रही है और शौहर को नहीं पसंद आ रहा तो वो टोक देंगे। ठीक है, जो मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं स्पेशली मैरिज काउंसलिंग में, तो वो क्या कहते हैं, हमें एक दूसरे से बात नहीं करनी आती, हमारे लिए एक दूसरे से बात करना बहुत मुश्किल है, हमारे दरमियान में एक खामोशी छा गई हुई है क्योंकि दिमाग में एक चैटर मुसलसल चल रहा है। जब आप एक दूसरे को देख रहे हो लेकिन बात नहीं कर रहे हो, उस मसले के बारे में बात नहीं कर रहे हो, तो आपके दिमाग में सवाल जवाब डायलॉग सब कुछ चल रहा है लेकिन आपकी ज़ुबान से नहीं निकल रहा। अपनी लिमिट्स को जानना ज़रूरी है, अपने स्पाउस की लिमिट्स को जानना ज़रूरी है। आई थिंक ये मैंने बात क्लियर कर दी हुई है कि आप किस तरह से अपनी लिमिट्स को जान सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि आपका बैंडविड्थ अपने आप को एक्सप्लेन करने का ख़त्म हो गया, तो आपको यूं माफ़ करो मुझे चीख के चिल्ला के और यूं धुतकार के अगर आप बात करोगे, अगर चूँकि आपका बैंडविड्थ ख़त्म हो गया, क्योंकि अब आप में बात सुनने या करने के बर्दाश्त हौसला ख़त्म हो गया, ठीक है, और हो सकता है तो बजाय यूं करके किसी को शव ऑफ करने के, बेहतर ये है कि आप बोलो कि मेरा ना ये जुमला सीखो, मेरा बात को रिजॉल्व करने का हौसला या समझ ख़त्म हो गई है, क्या हम इस बात को बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम सफ़ी के यूट्यूब चैनल पे एवरी फ्राइडे मैरिज रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं। लास्ट टाइम हमने 2 मिथ्स जो शादी के बारे में हैं उनके बारे में बात की थी। कंटिन्यूइंग द सेम कॉन्वर्जेसन, द नेक्स्ट 2 मिथ्स जो कि यूजुअली लोगों को शादी के बारे में होते हैं। नंबर 1 ये कि हमें चूँकि एक दूसरे से मोहब्बत है तो ये काफ़ी है। अब आइडिया ये है कि मोहब्बत का मतलब है कि हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे, एक दूसरे का लिहाज करेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे, हम एक दूसरे के लिए आसान होंगे क्योंकि हमें एक दूसरे से मोहब्बत है। यूजुअली हम मोहब्बत में अपनी पसंद को या बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि क्योंकि तुम्हें ये क्लेम है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तो फिर जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ तुमने वो नहीं किया, तो फिर तुमने अपनी मोहब्बत का सही सबूत नहीं दिया। ये क्लैश होता है। या फिर दूसरा क्लैश ये होता है क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैंने तुम्हें हमेशा और तुम्हारी पसंद को और तुम्हारी सोच को हमेशा अपनी सोच से आगे रखा है और अपनी खुशी से रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहब्बत में तुम्हारे लिए कुछ करना एक एज़ाज़ है और फिर तुम्हें लाइफ में लेकर आना और तुम्हारे साथ एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना एक बहुत खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तोहफ़ा है। अलबत्ता अब मैं कुछ बातों से इरिटेट होने लग गया हूँ या होने लग गई हूँ, या चूँकि अब हम मैच्योर हो रहे हैं या अब हम अपने बच्चों के बारे में कोई चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पेरेंटिंग को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोहब्बत जो है वो काफ़ी नहीं है क्योंकि मेरी तुम्हारे साथ कॉन्वर्जेसन मुश्किल होती जा रही है। या फिर ऑफ कोर्स जो बहुत एक कॉमन यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि शादी में जो मोहब्बत एक और एक्साइटमेंट एक होती है वो आहिस्ता आहिस्ता डल होने लगती है। ज़िंदगी के जो थपेड़े पड़े होते हैं इंसान को, और इंसान जो मैच्योर हो रहा होता है और उसकी सोच बदल रही होती है, उसका वक्त, हालात, माहौल जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, वो उसको डिफरेंट तरीके से मोल्ड कर रहे होते हैं, तो मोहब्बत फिर ऐसे लगता है कि शादी के लिए काफ़ी नहीं है। ये नोशन कि चूँकि हम एक दूसरे से मोहब्बत है तो हम हर ज़िंदगी के मसले को आसानी से हल कर लेंगे, इतना गलत नोशन नहीं है। लेकिन अगेन, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ दैट मोहब्बत, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ दैट लव। फॉर द सेक ऑफ लव आप कुछ करते हो या फॉर द सेक ऑफ द बेनिफिशियल मैरिज। बेनिफिशियल मैरिज एज एन आपकी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ पे वो बुरा असर नहीं डाल रही, आप दोनों ग्रोथ में हो, ग्रोथ प्रोसेस, यानी कि आप एक बाय कैरेक्टर एक अच्छा इंसान बन रहे हो, एक बेहतर पेरेंट बन रहे हो, एक बेहतर कपल बन रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, राइट। तो ये जो बड़ा एक ट्रिकी फेज़ होता है, लोग कहते हैं हमारी अरेंज मैरिज थी, मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन हमें मोहब्बत शादी के बाद हो गई। जाहिर सी बात है, जब आप किसी के साथ ज़िंदगी की धूप छाँव गुजारते हो तो आपको उसके साथ एक लगाव, एक एहसास हो जाता है। हम सारे ही इस चीज़ को इस चीज़ की वैलिडेशन चाहते हैं कि हमारी जिससे शादी हुई है वो हमारी कदर करे, हम उसकी कदर करें, हम एक दूसरे का ख्याल करें। ख्याल करना सिर्फ गुड मैनर्स नहीं होता, ठीक है। ख्याल करना सिर्फ गुड मैनर्स नहीं है शादी में। ख्याल करने का मतलब है कि फिर आप अपनी ज़ात पे भी काम करें
और आपकी ज़ात की जो जिसको कहते हैं पेचीदगियाँ, जो सिर्फ आपको पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नया नया कपल है, शादी हुई है, और हस्बैंड जो है वो जब चाय पीते हैं तो वो सुर 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 करके पी रहे हैं, और जो वाइफ हैं उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। एंड अगर तो दोनों में फ्रैंकनेस है तो वो टोकेगी, वो बोलेगी मत करें, मुझे नहीं पसंद है। अगर बंदा अगर नहीं कर रहा और बीवी मतलब इस तरह से चुस्कियाँ लेके चाय पी रही है और शौहर को नहीं पसंद आ रहा तो वो टोक देंगे, ठीक है। और बात जो है वो दोनों फिर उस चीज़ को एडजस्ट करेंगे और वो ख्याल रखना शुरू करेगी और वो उसे अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे और वो कहेंगे थैंक यू, तुमने ये चीज़ अपनी मेरे लिए चेंज की। अप्रिसिएशन होगी, एक्नॉलेजमेंट होगी, वैलिडेशन होगी। बंदे का दिल भी करेगा कि यार अगर मेरे पार्टनर को मेरे स्पाउस को, मेरे ज़ौज को कोई चीज़ अगर नहीं अच्छी लग रही है और उसको छोड़ने में कोई कबाहत नहीं है या उसको बदलने में कोई कबाहत नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह से ऑन दी अदर हैंड, बड़ी अच्छी एग्जांपल थी, कोई दुनिया के बड़े वर्ल्ड रिनाउंड कोच हैं और उनकी बीवी जो थे वो यूट्यूब पे एक सेशन कर रहे थे और उनकी बीवी कहती हैं कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं योगा पैंट्स और बड़े इजी कपड़े पहनती थी और मेरा होता था कि आप ट्रैवल कर रहे हो, इतने घंटे का आपका ट्रैवल है तो आपके कपड़े इजी होने चाहिए। जबकि मेरे शौहर जो हैं वो जीन्स चढ़ाते थे और प्रॉपर शर्ट पहनते थे और मैं कहती थी कि 10-12 घंटे प्लेन में बैठना है, ये कैसे ऐसे तुम बैठ सकते हो, तो अपने कपड़े चेंज करो, तुम अपने कपड़े चेंज करो। मैं उसको पीछे पड़ जाती थी कि तुम अपने कपड़े चेंज करो और वो गरीब मिस्कीन मतलब कहता भी था कि यार मैं ठीक हूँ, मैं इसी तरह से ठीक हूँ, मुझे यही आदत है, मैं कंफर्टेबल हूँ। तो वो जो बीवी हैं वो कहती हैं कि मुझे बहुत सालों के बाद पता चला कि जस्ट बिकॉज मैं देख के इसको कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। इसका मतलब ये है कि मुझे उसके दिमाग में घुस के उसको ये एहसास दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम्हें भी वैसा ही फ़ील करना चाहिए जैसा मैं फ़ील कर रही हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, बड़ी अच्छी रिकग्निशन थी। कहती है 10 साल तक मैंने अपने शौहर को इस बात पे तंग किया और मैंने समझा कि ये क्यों इस तरह से करता है और इसको अपनी आदत क्यों नहीं बदल लेनी चाहिए, लेकिन वो बड़ा कंफर्टेबल था। वो मेरे लिए कभी कभी चेंज भी कर लेता था, कभी कभी मेरे लिए इस बात का ध्यान भी रख लेता था, लेकिन जब वो खुद अकेला ट्रैवल करता था तो वैसे ही ट्रैवल कर लेता था और मैं चिढ़ती थी इस बात पर। तो मुझे कहते थे कि देखो जब मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ तो मैं तुम्हारी मर्ज़ी के पसंद के कपड़े पहन रहा हूँ, तुम कंफर्टेबल रहो, मुझे देख के तुम्हें मतलब कि मसला ना हो। कहते फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ गई कि जैसे मैं इनसे जो चाह रही हूँ वो इनकी बेहतरी के लिए नहीं है, वो मेरे दिमाग की सेटिस्फैक्शन के लिए है और मुझे इस बात को बंद कर देना चाहिए, मुझे इस बात से चिढ़ना बंद कर देना चाहिए। बड़ी अच्छी एग्जांपल है। आप इसको मोहब्बत कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि ये मैच्योरिटी है ऑफ ग्रोथ इन अ रिलेशनशिप। गॉटमैन इंस्टीट्यूट से जब जो दोनों गॉटमैन इंस्टीट्यूट के जो पायनियर्स हैं, जो मियाँ बीवी कपल है, देयर अ ज्यूइश कपल, और बहुत उनकी एक लैब है, एक स्टडी है, उन्होंने बेतहाशा कपल्स को स्टडी किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो दोनों मियाँ बीवी वो ये कहते हैं कि 60% ऑफ द जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो शादी में हल नहीं होती हैं। आप उनके इर्द गिर्द से गुजर जाते हो, आप उनके इर्द गिर्द से कोई पाथवे बना लेते हो, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट उसी जगह पे रहता है। जैसे कि ये जो मैंने अभी पहली एग्जांपल दी कपड़े चेंज करने की, ट्रैवल करने की, अभी एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो अब उन दोनों मियाँ बीवी जो हैं उस पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ इतना बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की पसंद को और उनके कम्फर्ट को और उनकी सोच को एक्सेप्ट कर लिया। इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ, इसमें किसी को पुट डाउन नहीं किया गया, इसमें किसी की दिल आज़ारी नहीं की जा रही है, राइट। तो जब कपल्स इस बात को समझ लेते हैं कि ये बात इस तरह से अगर पूरी तरह से हल नहीं हो रही लेकिन हमारा गुजारा फिर भी अच्छे से हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप उसको भी मोहब्बत कहते हो, आप उसको भी ख्याल रखना कहते हो, आप उसको भी ध्यान रखना कहते हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। लोग मोहब्बत के नाम पे और शादी में मोहब्बत के नाम पे बहुत अब्यूसिव हो जाते हैं, बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं। बीवियां शौहरों पे, शौहर बीवियों पे, तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने मुझे नहीं पूछा, तुमने मुझसे नहीं ये किया। कुछ चीज़ें बताना और पूछना ज़रूरी होती हैं और कुछ चीज़ें बाद में आप कह सकते हो कि हाँ पता है तुम्हें उस दिन ऐसे ऐसे और ऐसे हुआ था, एंड दैट इज़ अ गुड डिस्कशन। ये एक अच्छी डिस्कशन है। आपको ये जानने की ज़रूरत है, चाहे आप शौहर हैं चाहे आप बीवी हैं, आप अपने आप से ये सवाल पूछें। नंबर 1, मेरी ज़रूरत क्या है, ये मेरी नीड, मतलब उर्दू में बड़ा मुश्किल अजीब लग रहा है मुझे कहते हुए, लेकिन मेरी नीड क्या है, मुझे ये काम उससे करवाना क्यों ज़रूरी है। अगर तो आपको जवाब ये मिलता है ताकि मेरी तस्कीन हो, ताकि मुझे पता चले कि वो जो है अब वो मेरे लिए बदल गया है या बदल गई है, या ताकि मुझे चिड़चिड़ाहट ना हो, या
फिर इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि बस यही सही तरीका है बात को करने का, बात को समझने का, मेरे साथ रहने का, तो ये प्रॉब्लमैटिक है। तो फिर आपको चेंज होने की ज़रूरत है। फिर आपको ये जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि सामने वाले की नीड क्या है। मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे पता है कि लोग डिफरेंट सिचुएशंस में होते हैं, कुछ अब्यूसिव सिचुएशंस में होते हैं, कुछ खामखा में अपने जहन में जो है वो मसले क्रिएट करने लग जाते हैं, कुछ को अपने ऊपर डाउट होने लग जाता है। तो मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाह रही, पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि गुनाह क्या है, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे दिल में खटके करते हुए वो काम और तुम्हारे दिल में मतलब श्योरिटी ना हो सही है कि गलत है कि क्या है, तो फिर वो गुनाह है। ग्रे एरिया से बचो, या ग्रे एरिया में जाते हुए खौफ खाओ मत जाओ, ज़रूरत से ज़्यादा ग्रे एरिया में मत रहो। तो इसी तरह से आप एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजंस लेने में, बात करने में, बिहेव करने में। आपका बिहेवियर और आपके ज़ौज का बिहेवियर अगर आप लोगों को एक तकलीफ़ दे इंसान बना रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी शादी की जो मोहब्बत है वो तो कहीं दूर रह गई हुई है। आपको आपके कैरेक्टर ट्रेट्स पे, आपके अखलाकियात पे बातचीत करने की ज़रूरत है। कहीं पे मिसट्रस्ट बिल्ड हो गया है, कहीं पे रिजेंटमेंट बिल्ड हो गई है, और उसके लिए फिर आपको कोचिंग की या आपको थेरेपी की, थर्ड पार्टी की ज़रूरत है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अब 19 साल हो चुके हैं। तो 19 सालों में जो मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का एक बार बार जब हम जायज़ा लेते हैं हम दोनों, तो हमें ये बात समझ में आती है कि बड़े से बड़ा मसला हो जाए, लेकिन ये पता हो कि मेरी और मेरे ज़ौज की इंटेंशन एक दूसरे के लिए अच्छी है। हम एक दूसरे को रिजेंटमेंट से और ये सोच के नहीं सोच रहे कि ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसा, ये सोच के हम मसले को हल करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो मसले जल्दी हल हो जाते हैं। और जब दिल में ये बात फंस जाए कि ये जानबूझ के, या इसके दिल में मेरे लिए, या इसकी ज़ुबान से मेरे लिए ये अल्फाज तब निकले थे और ये फिर मेरे बारे में ऐसा ही सोचते, और आप एक बात को एक नेगेटिव, मैं मानती हूँ कि लोग गुस्से में एक दूसरे को बुरा भला कह जाते हैं। गुस्से में कही हुई बात बाज़ औक़ात दिल की अक्कासी होती है, और बाज़ औक़ात सिर्फ शैतान के वसवास और क्या कहते हैं, गुस्सा मतलब कि उबल रहा है और आप उसमें अपने वसवास में और कुछ भी कह जाते हो, और जैसे ही आप रियलाइज़ करते हो आप अपोलोजाइज़ करते हो। लेकिन अगर यही एक पैटर्न बन चुका है कि जब तक सब कुछ आपकी मर्ज़ी का है, जब तक सब कुछ ईजी है, तो आप लोग बहुत खुश हो, बहुत खुश हो, बहुत खुश हो। लेकिन द मिनट आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ हो गया है, या आपको कोई चीज़ तंग की है, तो आपके मुंह से आपके ज़ौज के बारे में उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन होने लग जाए। तुम ऐसे, तुम वैसी, तुम फ़लाने, तुम टमकाने, तुम ऐसे ही करते आए हो, तुम वैसे ही करती आई हो, तुमने ये भी किया गलत, तुमने वो भी किया गलत। अगर ये सारी बातें आने लग जाएं, राइट, जहाँ पे आप मसले को छोड़ के बंदे के किरदार के बारे में बात करने लग गए हो, तो आपको 100% इसमें कोई 1.1 की भी गुंजाइश नहीं मैं दे रही हूँ, 100% आपको ज़रूरत है कि आप दोनों मैरिज थेरेपी पे जाएं, मैरिज काउंसलिंग पे जाएं, और प्लीज़ एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से किसी मीडिएशन के थ्रू बात करें, किसी तीसरे के थ्रू इस मसले के हल को जानने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आप जानते हो कि आपके रेयर व्यू मिरर और लेफ़्ट और राइट मिरर के आप देख भी रहे होते हो, आपको ध्यान भी होता है, लेकिन बाज़ औक़ात बिल्कुल पीछे गाड़ी होती है, नहीं पता चलता। आप सिग्नल दे रहे हो तो, लेकिन नहीं पता चलता, राइट। तो हम सबके ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, हम सबके ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। और बाज़ औक़ात तो बहुत अच्छे लोग अपने ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं देख पाते और अपनी शादी में मुश्किल क्रिएट करना शुरू करते हैं, और ये सोचना शुरू करते हैं हमारी शादी में तो मोहब्बत ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या है इस शादी का, और बस एक रूटीन से चल रहे हैं, बस दुनियादारी के लिए एक घर चला रहे हैं, और फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा तो दुनिया में हम अल्लाह की मर्ज़ी से भेजे गए हैं। हर आने वाली रूह का रिज़्क़ रब ने लिखा हुआ है, उसकी दुनिया में आने से पहले ही लिखा हुआ है, राइट। अपने अज़वाज के साथ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो रिज़्क़ है उसको हम बेहतर कर सकते हैं या बदतर बना देते हैं। और अगर वो
अज़वाज के रिस्क में हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें लिखी हुई हैं, तो फिर इस टेस्ट को एक्सेप्ट करना कि मुझे अब इस टेस्ट को अंडरस्टैंड करना है और इसको पार करना है, उस पर आप हत्तुल इम्कान, अगर आप अच्छी नीयत के साथ शादी चलाना चाह रहे हो तो आप हत्तुल इम्कान कोशिश करते हो। अगर तो लिखा है कि शादी चलती रहेगी तो चलती रहेगी, और अगर लिखा है कि डिवोर्स इज़ अ बेटर ऑप्शन, तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमेशा आसानी ही मांगते हो। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहते हो या अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ फरमा दे। एक और जो गलत फहमी होती है वो होती है कि भाई हम इतने अरसे से साथ रह रहे हैं तो हमें एक दूसरे से बात करना आना चाहिए। नंबर वन चीज़ जो मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं स्पेशली मैरिज काउंसलिंग में, तो वो क्या कहते हैं, हमें एक दूसरे से बात नहीं करनी आती। हमारे लिए एक दूसरे से बात करना बहुत मुश्किल है, हमारे दरमियान में एक खामोशी छा गई हुई है, क्योंकि दिमाग में एक चैटर मुसलसल चल रहा है। जब आप एक दूसरे को देख रहे हो लेकिन बात नहीं कर रहे हो, उस मसले के बारे में बात नहीं कर रहे हो, तो आपके दिमाग में सवाल जवाब डायलॉग सब कुछ चल रहा है लेकिन आपकी ज़ुबान से नहीं निकल रहा। उसकी नंबर वन वजह यह है कि आप बहस नहीं करना चाह रहे। नंबर दो वजह यह कि घर का माहौल और बच्चे कतरे सुकून में हैं, तो आप एकदम से सबको परेशान नहीं करना चाह रहे। नंबर तीन ये है कि आपने एक दो दफ़ा बात करके देखी लेकिन आपके अंदर का गुस्सा या जज्बातीपन जो है वो मामले को बिगाड़ देता है। नंबर चार ये हो सकता है कि आप जो हो, आप सामने वाले को बात सुना रहे, सामने वाले रोने लग जाता है या गुस्से में हाइपर होकर चीखने चिल्लाने लग जाता है, और फिर आप फिर शट डाउन कर देते हो कि यार फ़ायदा ही कोई नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमें ये प्रैक्टिस ही नहीं है कि जब मामलात आराम से चल रहे होते हैं तो उसमें हम लोग एक दूसरे से सवाल जवाब किया करें। किस तरह के, अच्छा हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, तो 3 साल पहले तुमने इन 3 सालों में अपनी ज़ात में क्या चेंजेस देखे हैं, तुम्हारी ज़ात में क्या ग्रोथ हुई है, तुम्हें पहले ये चीज़ें पसंद थी। हस्बैंड्स जो होते हैं यूजुअली उनको सिखाया जाता है मैरिज काउंसलिंग कोचिंग में कि आप अपनी वाइफ से ये पूछें कि मुझे ये याद है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें पिंक कलर पसंद है, तुम्हें रेड कलर पसंद है, या तुम्हें फ़लाना परफ्यूम पसंद है, या तुम्हें फ़लाना चॉकलेट पसंद है, क्या तुम्हें आज भी वो पसंद है? क्या तुम्हारी पसंद चेंज हुई है? क्या चीज़ें तुम्हें अब अच्छी लगती हैं या जो पहले तब अच्छी लगती थी अब अच्छी नहीं लगती हैं, और उनकी जगह किस चीज़ ने रिप्लेस की है? अगेन ये इस तरह की बातें हम करते नहीं हैं, हम अजम्पशंस पे जीते हैं। वो फ़लाने 1901 में ये हुई थी बात, तो ये तो ऐसी ही है, तो ये तो ऐसा ही है। नहीं, पीपल चेंज, पीपल डू चेंज। आपका दुनिया का एक्सपोजर जैसे जैसे बढ़ता है, आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है, आपकी लाइफ में जैसे जैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो दोस्त बनते हैं, वो आपके पर्सपेक्टिव को, आपके वर्ल्ड व्यू पर असर करते हैं। तो आपको नंबर वन तो देखना चाहिए कि आपकी टाइमिंग क्या है, आपकी बात करने की टाइमिंग क्या है। यूजुअली खाना खाते हुए, खाने से पहले, खाने के टेबल पर अल्लाह का वास्ता है कोई ऐसा टॉपिक ना लेकर आएँ जिससे कि बंदा जो है ना वो प्लेट को परे कर दे। वैसे तो ये जो प्लेट को परे कर रहा है ये वो गलत कर रहा है। वो कह दे कि यार 2 नवाले रह गए हैं, खा लेने तो फिर हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि यूजुअली मियाँ बीवी को रात को कमरे में सोने से पहले ही टाइम मिलता है बात करने का। पूरे दिन की थकान होती है, थकावट होती है। आप पूछ लो, हमें आम हालात में एक दूसरे से चेक इन करना नहीं आता। हम ये नहीं पूछते कि दिन कैसा गुजरा था, हाँ दिन बहुत थका था, ये था वो था, जिसने जो कंप्लेनें करनी है सारी कर ली, सारा कुछ हो गया, फिर बाद में बस खामोश हो गए। ये नहीं पूछा अब कैसा फील कर रही हो, सारी बात मेरे साथ शेयर किया, कैसा फील कर रहे हो, कैसा फील कर रही हो। मेरे दिल पे एक बात है, मेरे जहन में एक बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब तुम काम हो, जब तुम मेंटली फिजिकली टायर्ड ना हो, तो फिर हम वो बात करें। अब जो लोग ऑलरेडी, अब एक साइड नोट, मियाँ बीवी ना एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनको बॉडी लैंग्वेज पता नहीं होती अपने शौहर की, अपनी बीवी की। बाज़ औक़ात आप उस कॉन्वर्जेशन से भाग रहे होते हो तो आप जानबूझ के कहते हो अच्छा मुझे नींद आ गई, मैं सो रही हूँ, नींद आ गई, मैं सो रहा हूँ, बात नहीं करनी, मैं सुकून से सो जाऊँ, सुबह उठेंगे फ्रेश होंगे तो बात करेंगे। तो आप ये बोलो कि देखो अगर तुमने नहीं बात करनी तो ठीक है, अभी नहीं करते, लेकिन ये बात करनी तो है। वक्त निकालो मेरे साथ कि हम इस मसले के हल को, ये जो बात मेरे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। शायद तुम्हें लगता है कि ये वक्ती मसला है और ये ख़ुद से हल हो जाएगा, पर मैं इस मसले में, इस सोच में फंस गई या गया हूँ। मैं इस चीज़ को अपने दिल से निकालना चाहता हूँ या समझना चाह रही हूँ कि मैं क्या करूँ इस बारे में। मुझे सुनने वाला कान चाहिए, समझने वाला दिल चाहिए। क्या इस वक्त तुम मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल हो? अब कोई सुन रहा होगा ना, टिपिकल मर्द और टिपिकल औरत हो कहेगी क्या बकवास बातें हैं, इस तरह से कौन किसी से बात करता है? आप कभी शौहर से भी ऐसे बात करते हैं? नहीं करते। आप कभी शौहर या बीवी से ऐसे बात ही नहीं करते। आप एज्यूम करते हो, आप फॉर ग्रांटेड लेते हो कि मैं जब दिल चाहा, जो दिल चाहा, जिस मूड में दिल चाहा, क्योंकि मेरा दिल चाहा तो मैंने बक देना है और उसको सुन लेना चाहिए क्योंकि जी वो मेरा स्पाउस है। नहीं, वो पहले इंसान है।
वो पहले एक इंसान है। और आपका मामला मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास ज़रूर हैं, लेकिन लिबास का मतलब ये नहीं है कि फिर आप उसको चुभने लग जाओ। और ये भी नहीं कि आप हर वक्त आरामदेह भी रह सकते हो। तो इखलाकियात और इंसानियत ये है कि आप एक दूसरे से चेक इन करो, इमोशनल चेक इन करो। अब ये उन कपल्स के लिए बात हो रही है जो नंबर 1 एक दूसरे के बारे में अच्छी राय रखते हैं, नंबर 2 एक दूसरे को चीट नहीं कर रहे हैं, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, अफेयर्स के थ्रू एक दूसरे को चीट नहीं कर रहे हैं, जिनकी शादी की बुनियाद झूठ पे नहीं पड़ी हुई है। ये उन लोगों से बात कर रही हूँ मैं, उन लोगों से नहीं कर रही हूँ जो साइकोलॉजिकली और मॉरली सिक है, जिनको पता है कि अगर उनकी कबड़ खोली गई तो उसमें से बहुत सारे गड़े मुर्दे जो हैं वो बाहर निकल आएंगे, गिर पड़ेंगे बल्कि। तो नहीं, वो फिर एक अलग ही सिचुएशन है, वो एक अलग ही सिचुएशन है, राइट। हाउएवर वो सिचुएशन हो या ये सिचुएशन हो, मियाँ बीवी जब तक एक दूसरे से बात करने में कंफर्टेबल नहीं होंगे या अनकंफर्टेबल होने के बावजूद एक दूसरे से तमीज़ से बात करना नहीं सीखेंगे, मसले हल नहीं होंगे। ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मसले ख़त्म नहीं होंगे। एक चीज़ तो ये, आपकी टाइमिंग, आपकी टोन क्या है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी अपने सेशन में बताया था कि एक कपल को दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको बात करने में इसलिए मुश्किल है क्योंकि एक की टोन जो होती है वो लेक्चर देने वाली हो जाती है और एक की टोन जो है वो दूसरे के कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाली हो जाती है। तो उनकी टोन ही इतनी ख़राब होती है कि बात इतनी बड़ी भी नहीं होती, लेकिन सिर्फ लहजा। एक चीज़ जो मुझे एज पर्सनली जो मुझे बहुत ट्रिगर करती है, जब सामने वाला को ये कहना शुरू कर देता है कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, बोलो मत। ये बात मुझे इसलिए ट्रिगर करती है क्योंकि स्कूल के ज़माने से, और जब मैं मुझे कह रही हूँ तो खुदा के वास्ते कमेंट्स में ये ना कहना शुरू कर दीजिएगा कि अच्छा फिर ये तुम्हारा मसला है, हमारा मसला तो नहीं है। हर बंदे के मसले होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम किसी भी कम्युनिकेशन में, चाहे पेरेंट और चाइल्ड की हो, चाहे टीचर और स्टूडेंट की हो, चाहे दो आपस में दोस्तों की हो, चाहे वो मियाँ बीवी की हो, चाहे वो बहन भाइयों की हो, अगर आपने कभी भी कॉन्फ्लिक्ट अपनी लाइफ में देखा है, यानी कि आर्ग्यूमेंटेशन हुई है, तो उसमें अगर एक शख्स आपको बार बार शट डाउन कर रहा है और बार बार कह रहा है कि तुमने नहीं बोलना, तुमने सिर्फ मुझे सुनना है, तो आपको क्या लगता है, आप उस फीलिंग को महसूस करें कि आपको उस वक्त महसूस क्या हो रहा होता है। दो तरह से होता है, या आप उससे ऊंचा बोलते हो, या आप पैर पटकते हुए चले जाते हो, या आप फिज़िकली अब्यूसिव हो जाते हो, राइट, या आप रोने चिल्लाने लग जाते हो, या आपकी बात बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी और ही शक्ल में चली जाती है बिकॉज फिर आप पास की बातें सामने वाले पे फेंकने लग जाते हो। आपकी टोन पे डिपेंड करता है। मैं ये बात पेरेंटिंग में भी सिखाती हूँ कि हमारी टोन, हमारी आंखें, हमारे चेहरे का ज़ाविया सामने वाले के नर्वस सिस्टम को या रेगुलेटेड रखता है और बात हो सकती है, या डिसरेगुलेट कर देता है और बात उधर ही ठप हो जाती है। ये ऐसी बात है जिसकी प्रैक्टिस हमें तब करनी चाहिए, और मैं अपनी क्लाइंट से ये कहती हूँ कि शीशे के सामने खड़े होकर ये डायलॉग करो, अपने आप को देखो कि जब तुम कन्फ्रंटेशन में होती हो या होते हो तो तुम बोल कैसे रहे हो, तुम दिख कैसे रहे हो। एक्चुअली कभी कैमरा लगा के दोनों मियाँ बीवी लड़ते हुए अपने आप को शूट करके देखो, पता चलेगा कि मतलब हमें पता भी नहीं होता कि हम कितना डिस्गस्ट, कितनी नापसंदगी अपने चेहरे पे, कितनी हकारत अपने चेहरे पे लेके सामने वाले से बात कर रहे हैं। ऐसे में कैसे कोई आपकी बात सुनेगा, कैसे किसी को आपकी बात समझ में आएगी। जायज़ होगी बात, हक पे हो गए आप, पर कैसे कोई सुनेगा। डर के बात कर रहे हैं कि जी सामने वाला अब मुझसे ये कहना शुरू कर देगा, और डिफेंसिव और ऑफेंसिव में बात ही नहीं होती। और बात करने के लिए जब हम नॉर्मल कंडीशंस में नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड होता है, एज सच हमारे सिरों पे तलवारें नहीं लटक रही होती, उस हालत में हम बात करने की प्रैक्टिस करें, तमीज़ से बात करने की, तो फिर हाईली एलिवेटेड सिचुएशंस में, इमोशनली हाईली एलिवेटेड सिचुएशंस में बात करना बेहतर हो जाती है। आसान नहीं होती, ये मैं नहीं कह रही कि आसान हो जाती है, लेकिन एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना, बात को समझना, आगे से बात को टैली करना कि क्या तुम मुझे ये कह रही हो, क्या तुम्हारी बात का ये मतलब है, अच्छा मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है शायद, प्लीज़ इसको थोड़ा सा और आसान अल्फाज में करो। अच्छा तुम्हें पता है मेरे दिमाग में ये है कि तुम शायद मुझे चिढ़ा रही हो, क्या तुम मुझे चिढ़ा रही हो, क्या ये तंज है। आप पूछ लो, आप डायरेक्टली पूछ लो, सामने वाला बोलेगा नहीं है यार, मैं तुम्हें बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो फिर आप बोलोगे अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हारी बात रिपीट करूँ
तो तुम सुनोगे कि मुझे क्या सुनाई दे रहा है, हाँ रिपीट करो तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। दिस इज़ हाउ यू हैव अ कॉमर कॉन्फ्लिक्ट कॉन्वर्जेशन। कॉन्फ्लिक्ट है, मसला है, उससे हमने आंख नहीं चुरानी है, लेकिन बात को समझना कैसे है, बात को करना कैसे है, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अपनी लिमिट्स को जानना ज़रूरी है, अपने स्पाउस की लिमिट्स को जानना ज़रूरी है। आई थिंक ये मैंने बात क्लियर कर दी हुई है कि आप किस तरह से अपनी लिमिट्स को जान सकते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लग रहा है कि आपका बैंडविड्थ अपने आप को एक्सप्लेन करने का ख़त्म हो गया, तो आपको यूँ माफ़ करो मुझे चीखे चिल्ला के और यूँ धुतकार के अगर आप बात करोगे, अगर चूँकि आपका बैंडविड्थ ख़त्म हो गया, क्योंकि अब आप में बात सुनने या करने के बर्दाश्त हौसला ख़त्म हो गया, ठीक है, और हो सकता है, तो बजाय यूँ करके किसी को शव ऑफ करने के, बेहतर ये है कि आप बोलो कि मेरा ना ये जुमला सीखो, मेरा बात को रिज़ॉल्व करने का हौसला या समझ ख़त्म हो गई है। क्या हम इस बात को बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या मुझे लगता है कि मेरा दिमाग अब नहीं बात को प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब कर रहा और मैं अपनी बात प्रॉपर्ली समझा नहीं सक रही हूँ? क्या हम ये बात प्लीज़ बाद में कर सकते हैं? हम ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे की बेहतर समझ आ रही है, या अब हम एक दूसरे से तमीज़ से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि बजाय इसके कि हमारे अल्फाज एक दूसरे को हर्ट करें और कोई तीसरा मसला हमारे लिए खड़ा हो जाए, हम फ़िलहाल इस बात को रहने देते हैं। थोड़ी अरसे में या कल या परसों इस बात को दोबारा करेंगे। मैं पूछ लूँगी या मैं पूछ लूँगा कि क्या अब हम उस बात को फॉलो अप कर सकते हैं। अब ये जो है, ये एक बेहतर तरीका है अपनी आर्ग्यूमेंट को, अपनी बात को रखने का और इस सेफ्टी को देने का कि मैं तुम्हें शट अवे, शट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं बेहतर समझना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आकिल, समझदार, थोड़ी सी भी कॉमन सेंस रखने वाला इंसान कहेगा अब तुम मुझसे ना बात नहीं करोगी या करोगे और तुम बेसिकली भाग रहे हो सिचुएशन से। जब आपने क्लियरली कह दिया कि इस वक्त मुझे बात की सिचुएशन, बात की समझ नहीं आ रही, बात का रिस्पांस देना नहीं सही से आ रहा, बात को तुमसे एक्सेप्ट करना नहीं सही से आ रहा, तो प्लीज़ हम इस कॉन्वर्सेशन को रोक देते हैं। बजाय इसके कि हम बुरे अल्फाज, बुरे एक्सप्रेशंस, कोई बुरी याद, दोबारा से कोई बुरा ज़ख़म अपनी शादी का हम उसको उखेड़ें और फिर वो गंदगी बाहर आए, उससे इज्तनाब हमें करना चाहिए। जो मसला अभी का है, जो अभी का प्रॉब्लम है, उस पे रहने के लिए और उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ब्रेक लेके बात करते हैं, टेक अ ब्रेक, राइट, लर्न टू टेक अ ब्रेक। और ये लर्न का मतलब ये है कि जब आप पीस में भी एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को, एक दूसरे की बाउंड्रीज़ क्या है, एक दूसरे की तमीज़ करने की बाउंड्रीज़, अपनी ज़ुबान, अपने अल्फाज, अपने फेशियल एक्सप्रेशन, आप किसी के साथ कैसे शेयर कर रहे हो, किसी को कैसे आप देख रहे हो, किसी से आप कैसे किसी की बात पे आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, उसमें अगर आप तमीज़ के साथ पेश आ रहे हो, टोन में तमीज़ है, अल्फाज में तमीज़ है, एक्सप्रेशन में तमीज़ है। मैं ये नहीं कह रही कि स्माइल कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रिटेंड कर रहे हो कि जैसे या तंज़िया किसी को देख रहे हो या पागलों की तरह हंसने लग गए हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। तमीज़ वाकई में तमीज़, राइट। तो उसकी बाउंड्रीज़ को प्रैक्टिस करें अच्छे टाइम्स में, ताकि हाईली इमोशनली एलिवेटेड टाइम्स में वो प्रैक्टिस आपकी नेचुरल हो, फेक ना हो। और अगर आपको फेक करनी भी पड़ रही है लेकिन आप इसलिए कर रहे हो कि मामला मज़ीद ख़राब ना हो, तो भी बहुत अच्छी बात है। आखिरी चीज़ ये है कि पीस रखें। ख़वातीन जो हैं वो बहुत कम्युनिकेटिव हैं, उनके पास बहुत बात होती है करने के लिए, छोटी सी बात की भी एक लंबी तमहीद होती है बांधने के लिए। वो एक इमोशन को, एक रीज़निंग को दूसरी रीज़निंग के साथ अटैच करके बात करती हैं। मर्द जो होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, उनको होता है ये मसला है, मसले का हल बताओ, मसले का हल तुम क्या चाहती हो, अभी बताओ ये मसले का हल, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। ख़वातीन के लिए इनफ नहीं होता, वो कहती है नहीं, मैं मसले के हल से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि ये जो रीअकरेंस है, और ये हमें कहना नहीं आता, ख़वातीन को ये कहना नहीं आता, ये जो बार बार दोबारा से ये मसला उठेगा, उसके आने से, फ़लाने के जाने से, फ़लाने के मिलने से, फ़लाने के हमारे बच्चे को ट्रीट करने से, मैं इसके कोर्ट तक पहुँचना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि हम इस मसले को अंडरस्टैंड करें कि ताकि ये दोबारा ना हो सके। आपका ये एक्शन, आपका ये रिएक्शन, और फिर हम कहते हैं कि अगर आप ऐसे करें तो फिर ये मसला हल हो जाएगा। नाउ दो चीज़ें इसमें हैं। क्या ये गलत बात है? नहीं, एक बात है, लेकिन
हाँ, शौहर को ये बात दो तरह से वो फील कर सकता है। नंबर एक कि मुझे बताया जा रहा है कि आई डोंट नो हाउ टू डू माई जॉब, वो ये भी सोच सकता है। वो ये भी सोच सकता है कि इसको लगता है कि मैं ही मसला हूँ, और वो उसको नेगेटिवली ले सकता है और यहाँ से बात बिगड़ सकती है। तो बात कैसे करनी चाहिए? मियाँ और बीवी एक दूसरे के मिजाज को, और मर्द और औरत एक दूसरे के टेम्परामेंट, मिजाज मतलब कि बात करने के तरीके को समझने की कोशिश करें, राइट? अगर आप बात के तरीके को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये ऐसा नहीं लगेगा जैसे कि आप पे क्रिटिसिज्म है या आपके साथ कोई मसला है, इस वजह से ये मसला बढ़ गया है। जब आप इमोशन बेस्ड डायलॉग में होते हैं तो ख़वातीन ना अपने कंसर्न्स जो होती हैं वो लेकर आती हैं कि मुझे ये लगता है, फिर मुझे ऐसा लगता है, फिर मुझे ऐसा फ़ील होता है, फिर मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो रुक के पूछे, अच्छा तुम्हें ये सारा कुछ फ़ील होता है, कितनी दफ़ा होता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये कैसे हल हो सकता है? और अगर कोई ये कह रहा है ना आगे से मुझे नहीं पता, तो आप बोलो कि यार फिर पता कर लेते हैं। अच्छा, अगर ये सिचुएशन दोबारा अगर हो और तुम्हें हो कि तुम इसे हल कर सकती हो और तुम्हें किसी किस्म की रोक टोक या किसी किस्म का खौफ ना हो, तो तुम इसको कैसे हल करोगे? या कौन से 3 या 4 तरीके हैं जिससे ये तुम्हें लगता है कि इस बात को हम डील कर सकते हैं, इस सिचुएशन को हम डील कर सकते हैं? शौहर बीवी से ये सवाल करना सीखें, बीवियाँ शौहरों से ये सवाल करना सीखें कि अच्छा फिर और क्या हो सकता है। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि इस तरह से सारे मसले हमेशा हल हो जाएंगे। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा होती हैं, कुछ चीज़ें हमारी तरबियत का हिस्सा होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे वर्ल्ड व्यू, हम दुनिया को जिस तरह जिस ग्लास से देखते हैं, जो हमारे चश्मे लगाए होते हैं, हम उससे वो हमारा तरीका होते हैं बात को समझने का, सुनने का, एब्जॉर्ब करने का, उसको रैशनलाइज करने का। तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इंसानों को ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी दी है कि हम हौसले से, तमीज़ से एक दूसरे की बात सुनना और समझना चाहें, उसकी गुंजाइश एम्पैथी, कंपैशन, स्पेस, सिला रहमी के थ्रू बनाएं तो बातें हल होती हैं, हम एक दूसरे के लिए आसान होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिल में, हमारी ज़ुबान में, हमारी नीयत में, हमारी सोच में आसानियाँ पैदा फरमाएं, हमें हमारे लिए, हमारी अपनी ज़ात के लिए सहल कर दें, हमें हमारे रिश्तों के लिए सहल कर दें, हमें मवद्दा अता फरमाएं हमारी शादियों में। आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरका फरमाए आपकी और हमारे वक्त में, हमारे रिश्तों में, और आसानियाँ फरमाएं। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।